हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड दोस्तों, संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक भाज्य और एक अभाज्य। भाज्य कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं आप जानते होंगे, वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के सिवाय किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे पाँच में इससे छोटी जो भी संख्याएं हैं, इनमें से किसी का भी भाग नहीं जाता है, सिर्फ एक का जाता है और 5 का जाता है। जैसे 13 है, 13 में भी इससे छोटी कितनी भी जो भी संख्याएं होंगी उनमें से किसी का भाग नहीं जाएगा। 17 है, ऐसी जो भी संख्याएं जिनमें स्वयं के और एक के सिवाय किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। और इसी के विपरीत भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड क्या होते हैं? टुकड़े। गुणन में टुकड़े होते हैं, उनको गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 12 है, इसे हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसके कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3 गुणनखंड हुए। जैसे 16 है, इसको तोड़ सकते हैं हम 4 4, और ऐसे इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो ये हो गए इसके गुणनखंड। तो ये एक भाज्य संख्या हो गई, 2 से भी विभाजित है ये। और 17 एक अभाज्य संख्या हो गई, क्योंकि ये 1 से और 17 से ही विभाजित होती है। तो ये होते हैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती है जैसे 1 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे करके ये आगे चलती रहेगी। तो ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब कोई भी संख्या को इन संख्याओं में तोड़कर लिखा जाए, जैसे किसी भी भाज्य संख्या को इन संख्याओं में तोड़कर अगर गुणा किया जाए, तोड़कर लिखा जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। जैसे हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है? ऐसे 12, फिर सबसे पहले इनमें से ये संख्याएं लेते चलते हैं। सबसे पहले संख्या लेंगे 2 का भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 6। फिर 2 का देंगे, फिर 3, इसमें 2 का भाग दिया, फिर इसमें 3 का भाग देंगे, फिर क्या आया? 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3। अभाज्य गुणनखंड के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में इसे हम इस प्रकार से 12 को प्रदर्शित करेंगे। तो ऐसे ही हमें जो संख्याएं दी गई है पहले क्वेश्चन में, वो दिया गया है कि पहला क्वेश्चन 140, ठीक है, 140 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड जितने भी होते हैं उन सभी का गुणनफल उस संख्या के बराबर होता है। तो जैसे 140 का हम करेंगे तो 140 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 70, फिर 2 का भाग देंगे 35। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे तो 3 का भी नहीं जाएगा, 5 और 3 8 होते हैं, और फिर देंगे हम 5 का भाग तो 7 बार चला गया। फिर देखेंगे तो 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा 1 के और 7 के सिवाय, तो इसमें 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य संख्याओं में जो गुणन का इसका रूप होगा 140 का, इसको लिखेंगे 2 गुणा, इन सब को लिखेंगे, ठीक है, 2 गुणा 5 गुणा 7। आप देख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 संता 140। तो इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। तो पहले का आंसर आ गया ये, ऐसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब इसी प्रकार से आप आगे वाले भी कर सकते हैं। जैसे हम इसका चौथा देखें तो चौथा हमें दिया गया है
5005। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 2 का भाग देकर देखेंगे तो इकाई का अंक 5 रह गया, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 5 और 5 10 हुए, तो 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 3 से विभाजित संख्या हो 3 सबका योग, तब 3 का जाता। अब 2 का नहीं गया तो 4 का भी नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। अगर 5 और 0 इकाई का अंक किसी भी संख्या में होते हैं तो वो 5 से विभाजित होती है। अब ये 5 से विभाजित होगी, ये आ जाएगा 1001। अब फिर इसमें भाग देंगे तो इसमें फिर भाग जाएगा 1001 का, ठीक है, क्योंकि 1001 एक अभाज्य संख्या है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? 5 गुणा 1001। इस प्रकार से इसको लिखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM है। तो इसके लिए हमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि इसमें दिया गया है दो संख्याएं हैं। अगर x और y दो संख्याएं हैं तो इन दोनों का गुणनफल इनके HCF गुणा LCM के गुणनफल के बराबर होता है सदैव। क्या बात है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के HCF तथा LCM के गुणनफल के सदैव समान होता है। अब इसमें हम पहला देखें तो पहला दिया गया है हमें 26 और 91, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो 13 दूने 26। अब दो टुकड़ों में हमने तोड़ा तो दोनों ही अभाज्य संख्या ही हुई, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 13 2 गुणा 13, यही इसके दो अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसी प्रकार से 91 के करेंगे तो 91 के क्या होंगे? अब 91 के होंगे, सबसे पहले इसमें भाग किसका देंगे, इसमें देंगे 7 का भाग जाएगा। और 13 संते 91 होता है क्या? हाँ, तो 91 ये यहाँ पे 7 आ गया। अब हमें HCF निकालना है और LCM। तो दोस्तों HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो HCF निकालेंगे, LCM होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इनमें ऐसी संख्या जो कि इन दोनों के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो, उन सब का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ यहाँ पे हमें दिया गया है कि 13 ही उभयनिष्ठ है, दोनों में 13 आ रहा है, तो इसका LCM हो जाएगा 13। और HCF क्या हो जाएगा? HCF होगा इन सभी की, जैसे 2, 13, 7 और 13, ये 4 हमारे पास संख्याएं हैं, तो इनमें से सबकी अधिकतम घात लेते हुए चलेंगे। जैसे 2 की यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है इन चारों में? 2, तो 2 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1 गुणा 13 की यहाँ पर भी 1 पावर है, यहाँ पर भी 1 पावर है, तो ये 13। तो इसका मान कितना हो गया? 7 दूनी 14, और 13 को 14 से गुणा मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हुआ? 7 दूनी 14, और तो ये कितना हुआ? 13 संते 91, और 91 को 2 से गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और ये आ गया 13 का 13। तो हमें HCF और LCM ये प्राप्त हुए। अब हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो 26 गुणा 91 इज इक्वल्स टू 182 इंटू 13, ये होना चाहिए। अब ये होना चाहिए, तो 26 को जब 91 से गुणा करेंगे, सॉरी हाँ 91, 26 को जब 91 से गुणा करेंगे तो 26 गुणा 91, तो ये आ गया 26 का 26 1 से गुणा करने पर इंटू 9 से गुणा करें तो 9 छिंग 54, 54 का 4 हासिल 5, और 9 दूनी 18, 18 और 5 23, तो ये यहाँ पर आ गया 6 6 2 3, तो ये आ गया 2366। इस तरफ आ गया 2366 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 182 इंटू 13, तो 3 को 2 से गुणा 3 दूनी 6, 8 3 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 इंटू 182,
तो ये क्या हुआ 6 6 और ये 8 और 5 13 का 3 हासिल की 1 और 1 और 1 2, तो ये आ गया 2366। आप देख सकते हैं कि ये दोनों को जो गुणनफल हुए वो 2366 बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो HCF और LCM है ये बिल्कुल सही है, और अगर ये गलत होता तो हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं आते। ठीक है, तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। इन तीनों में हमें सबसे पहले इनके गुणनखंड निकालने हैं और उनका HCF LCM ज्ञात करना है, और उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर HCF और LCM का गुणनफल रखना है। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात करने हैं। तो तीसरा हमें क्वेश्चन दिया गया है, उसमें पहला दिया गया है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 दूनी 4 थी 12। 15 के करेंगे तो 15 के आएंगे 3 × 5, 5 थी 15। अभाज्य गुणनखंड में जो भी ये गुणनफल में संख्याएं आएंगी ये सभी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। अभी 21 का करेंगे तो 3 × 7, ये हो गया 21 का। अब हमें सबसे पहले इनके HCF और LCM निकालने हैं। तो HCF और LCM क्या हो जाएगा, जो इन सब में कॉमन है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 संख्या है वो इन तीनों में कॉमन है, तो ये तो हो गई LCM। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 3। और HCF निकालेंगे तो यहाँ पर देख, इन सब की अधिकतम पावर लेते हुए चलेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर सभी जगह पर 1 है तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और 5 की पावर 7 की पावर 1। तो इसका मान क्या हुआ, इसका मान हो गया 2 दूनी 4, 4 थी 12, 12 पंजे 60 इंटू 7, तो 7 छिंग 42, 420। ठीक है, ये 420 हो गया इन तीनों संख्याओं का HCF और 3 हो गया LCM। ऐसे ही इन बाकी की जो संख्याएं हैं, अब नीचे दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है इसी में तीसरे का दूसरा, उसमें 17, 23 और 29 3 संख्याएं दी गई है। तो इनका HCF और LCM हमें ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। जैसे तीसरा इसका दिया गया है, दूसरा 17, 23 और 29, तो ये सभी आप देख सकते हैं अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याएं हैं तो इन सब का जो भी फैक्टर्स होंगे यानी गुणनखंड होंगे वो ये स्वयं और 1 के सिवाय तीसरा गुणनखंड नहीं होगा। तो इसके अंदर 1 × 17 और इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 1 × 23, इसके 1 × 29। तो इनका LCM क्या आ जाएगा, किन्हीं भी अभाज्य संख्याओं का LCM होता है 1, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स हैं गुणनखंड हैं उनमें से सिर्फ एक ही कॉमन आ रहा है। और HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो 17 × 23 × 29, इसका मान क्या हो जाएगा इनका HCF। अब हमें अगला जो चौथा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 306 और 657 = 9। HCF दिया गया है 306 और 657 का वो 9 है, तो इनका LCM निकालना है। तो जैसे कि हमें पता है, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 306 और 657 HCF ये 9 दिया गया है और LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब LCM हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता है दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, और ये 2 संख्याओं के लिए ही मान्य होता है। ऐसे नहीं 3 संख्याओं का HCF और LCM निकाल लिया आपने और उन तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर रख दिया, तब ये जो रूल है वो फॉलो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 306 × 657 किसके बराबर होगा, HCF और LCM। अब HCF दिया गया है 9, तो HCF के स्थान पर हम 9 रख देंगे, तो LCM क्या आ जाएगा 306 × 657/9।
अब 306 में 9 का भाग देंगे या फिर इसमें हम 9 का भाग देंगे तो ये 6 और 5 11, 11 और 7 18, इसमें भी जाएगा। तो इसमें देखेंगे तो 9 संता 63 और 9 30 27, ये जाएगा 73 बार। और अब 306 को 73 से गुणा करेंगे तो 306 गुणा 73, तो 36, 18 का 8 हासिल की 1, ये 0 3 0 ये 1 आ गया, और 3 तियाँ 9 इंटू 7 छिंग 42, आगे 0 है तो 42 का 42, और 7 तियाँ 21, ये आ गया 8 3 9 4 13 हासिल 1 और 1 और 1 2 और 2। तो जो LCM आएगा वो आएगा 22,338, ठीक है, ये आएगा LCM। अब हम अगला क्वेश्चन देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 5वां, वो है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अभी जैसे हमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि शून्य का निर्माण किस प्रकार होता है, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। तो आप कहेंगे कि 2 और 5 को, ठीक है, या 4 और 5 को, या 2 और 10 को। अब यहाँ पर आप देखें तो इसका अर्थ हुआ 2 गुणा 2 गुणा 5, इसका अर्थ हुआ 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है, 10 का तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5 आ जाएगा। आप देखेंगे कि हर जगह पे हमें 2 और 5 का गुणनफल का एक पेड़ प्राप्त हो रहा है, पेड़ एक जोड़ा प्राप्त हो रहा है। तो हर इससे यह सिद्ध होता है कि कहीं पर भी अगर शून्य हमें प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि उस जो संख्या से हमें शून्य प्राप्त हुआ है उसके अगर हम गुणनखंड करेंगे तो उनमें से एक तो 2 और एक 5, ये जो उसके गुणनखंड होंगे वो अवश्य रूप से उसमें पाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अगर किसी संख्या में 5 है ही नहीं और उसके जो गुणन मतलब है उसके जो अंत में शून्य आ गया, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी संख्या के अंत में शून्य आ जाए और उसके गुणनखंड में 5 ना हो। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें हमें दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की पावर n का मतलब क्या हुआ, 6 की पावर n का मतलब होता है 2 गुणा 3 की पावर n। अब इनको हम और ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है, अब इनको और ज़्यादा हम विभाजित नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि n की पावर का इसकी पावर n करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पर हम कुछ भी मान रखेंगे तो उतनी बार ये अंदर मल्टीप्लाई में और आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 मान रखें, n का मान हम 2 रखें, ठीक है, n का मान 2 रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को 2 बार गुणा किया, जैसे 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3। अब इसको खोलेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। तो हम देखेंगे कि n की पावर कुछ भी कर दो आप, तो यहाँ पर 5 कभी भी हमें प्राप्त नहीं होने वाला है, और अगर 5 कभी प्राप्त नहीं होने वाला है तो इसका मतलब है कि इसका जो गुणनफल होगा उसमें अंतिम अंक वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है, अर्थात वो शून्य पर संख्या जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। 6 की पावर जो n है और n का, इसलिए n का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है 7वां क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब 7वें क्वेश्चन में सोनिया को मैदान को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, और रवि को कितने समय लगता है, 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान
पर मिलेंगे। तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर, इसका मतलब क्या हुआ कि एक गोला है, ठीक है। अब एक ये खेल का मैदान है। अब इस मैदान के यहाँ से रवि और जो सोनिया है वो दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अब ये तो है रवि जिसको लगते हैं 12 मिनट, और ये है सोनिया जिसको लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर वापस कब मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका HCF निकालेंगे। अब HCF निकालेंगे तो 18, 12 और 18, 12 का क्या हुआ 2 × 2 × 3, और 18 का 2 × 3 × 3, ये अभाज्य गुणनखंड हुए। अब अभाज्य गुणनखंड हुए तो HCF निकालना है तो बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा पावर लेते हुए चलेंगे। तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पर 2 की पावर हाईएस्ट 2 और यहाँ पर 3, तो ये 4 और ये 9, 9 चौके 36। HCF हमें क्या प्राप्त हो गया, 36। इसका मतलब ये हुआ कि ये दौड़ते दौड़ते 36 मिनट बाद में पुनः मिलेंगे। अब 36 मिनट बाद में पुनः मिलेंगे तो हम देख सकते हैं सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करके यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब 18 मिनट में चक्कर पूरा करके आ रही है तो ये 36 मिनट में दूसरा चक्कर पूरा करके आ जाएगी। तो सोनिया तो 2 चक्कर काट चुकी होगी, ठीक है। सोनिया के 2 राउंड हो चुके होंगे, और जो रवि होगा वो 12 मिनट में एक चक्कर काटता है और 36 मिनट में वो 3 चक्कर काट चुका होगा। 36 मिनट में राहुल जो रवि है वो 3 चक्कर काट चुका होगा, और ये 36 मिनट बाद में हमारा आंसर हो गया 36 मिनट। तो दोस्तों उम्मीद है मेरे द्वारा ये समझाई गई प्रश्नावली आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें अगर आप हमारे साथ ऐसे ही हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ ऐसे वीडियोस अपलोड किए जाते हैं जिसमें हम देखते हैं तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होती है, और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रह सकें और हम आगे के जो मैथ्स के चैप्टर होंगे उनको हमारे चैनल पर अपलोड करेंगे तो आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद।